नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है और आप देख रहे हैं भारत 24। हमारे देश की सियासत में सत्ता पक्ष और विपक्ष बहुत अहम मोड़ पर इस वक्त खड़े हुए हैं। विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, सत्ता पक्ष न सिर्फ एकजुट हो चुका है बल्कि विपक्ष को भी अपने नैरेटिव पर खेलने के लिए मजबूर कर रहा है, बाध्य कर रहा है। विपक्षी गठबंधन की मुंबई में 2 दिनों की मीटिंग से पहले कहा जा रहा था कि आज गठबंधन का लोगो आ जाएगा, संयोजक का नाम घोषित कर दिया जाएगा, सीट बंटवारे का कोई ठोस प्लान आ जाएगा। लेकिन आया क्या? एक तारीख और एक इशारा। तारीख आई 30 सितंबर की, जब सीटों के बंटवारे पर चर्चा होगी, और इशारा हुआ राहुल गांधी की लीडरशिप का। इस गठबंधन की कमान राहुल गांधी संभालेंगे। लालू प्रसाद ने बोला कि राहुल गांधी को हम मजबूत करेंगे। इस मीटिंग के बाद खड़गे, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, येचुरी जैसे सभी नेताओं ने मोदी सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी। और ये कोई नई बात नहीं है, विपक्ष है, आरोपों की बौछार करेगा। लेकिन इस पूरी मीटिंग में जो सबसे बड़ा मुद्दा हावी रहा वो था वन नेशन वन इलेक्शन का। संसद का विशेष सत्र बुलाने का मकसद क्या होता या क्या हो सकता है? पूरा विपक्ष उसी में उलझा नजर आया। इसीलिए आज दहाड़ में सवाल ये कि 2024 में एक बार फिर राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग होगी क्या? विपक्ष अपने संयोजक का नाम घोषित करने में क्यों देर कर रहा है, क्यों बच रहा है? क्या वन नेशन वन इलेक्शन के दांव में विपक्ष कहीं फंस तो नहीं गया? क्या मोदी सरकार ने 2024 का एक नया नैरेटिव सेट कर दिया है? पहले आप मुंबई में आज जो कुछ हुआ है, जिस तरीके की बातें, वादे, इरादे और जो पिच मोदी ने तैयार की, उस पर जिस तरीके से खिलाड़ी खेलते हुए नजर आए इंडिया के, देखिए। तीसरी मीटिंग संपन्न हुई और दिन ब दिन इंडिया मजबूत होते जा रहा है। 2 महत्वपूर्ण बातें डिसाइड की गई। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी, जल्दी से जल्दी जो सीट शेयरिंग का मामला है उसको हम डिस्कस करके उसमें हम रेजोल्यूशन निकाल देंगे। राहुल गांधी जी को भी हम काफ़ी मजबूती के साथ विश्वास हम लोग दिलाते हैं कि हम सब एकजुट हो करके सभी लोगों को एकोमोडेट करके आगे सीट शेयरिंग अब शुरू होगा। अब कोई ठिकाना नहीं है, चुनाव समय के पहले भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है। इसलिए हम लोगों को भी तो अलर्ट रहना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन लोगों के हितों के लिए नहीं बना है, अपने स्वार्थों से लुप्त के कारण। 26, 27, 28 केवल पार्टियों का अलायंस नहीं है। ये इंडिया अलायंस इस देश के 140 करोड़ लोगों का अलायंस है। अभी ये जो मीटिंग चल रही है ना, ये डॉट लोग हैं, इन पे देश को डाउट है। बहुत लंबे समय से ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। नरेंद्र मोदी जी लोगों के दिलों में बसे हैं। नरेंद्र मोदी जी देश को जिता रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी जी को हराना चाहते हैं। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब डिबेट की शुरुआत करते हैं। दहाड़ राखी राठौर प्रवक्ता है बीजेपी की, हमारे साथ अभी स्क्रीन पर नजर नहीं आ रही हैं, जुड़ने वाली हैं। डॉक्टर अंशुल अभिजीत आपको नजर आ रहे हैं, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस के, पहली मर्तबा भारत 24 की डिबेट में शिरकत कर रहे हैं। डॉक्टर अंशुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग भदौरिया हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। शक्ति सिंह यादव साहब आपको नजर आ रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता। शक्ति भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मलूक नागर साहब सांसद हैं बहुजन समाज पार्टी के, आपको स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। सांसद जी, आपका भी स्वागत है। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी एनसीपी के अजीत गुट वाले राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सर आपका स्वागत है। और कृष्णा हेगड़े जी शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। मैं बाकी मेहमानों का इंतजार कर रही हूं, लेकिन डॉक्टर अंशुल, क्या आज ये क्लियर हो गया है? अगर क्लियर पेपर्स में नहीं तो कहीं ना कहीं जहन में लालू प्रसाद यादव ने जैसा कहा कि हम राहुल गांधी को मजबूत करेंगे, क्या राहुल गांधी इस इंडिया ब्लॉक को लीड करने वाले नेता और चेहरा है?
नहीं, देखिए रूबिका जी। आप चेहरे पे मत जाइए, आप नेतृत्व पे मत जाइए, आप विचारधारा पे जाइए। देखिए चेहरा ही चुंबक नहीं होता किसी भी एक संगठन का या गठबंधन का। और आप हमारी संसदीय प्रणाली तो आप जानते हैं, चेहरा को प्राथमिकता नहीं देते। सबसे पहले तो आपने ये देख लिया होगा कि हमारा जो ये गठबंधन है ये मजबूत है, ये सशक्त है, ये प्रतिबद्ध है, ये एकजुट है। और यहाँ पर जितने लोगों की जो भाषण आपने सुने होंगे, उन्होंने ये कहा कि हम वो हर समझौता करने को तैयार हैं जिससे हम अपने वादे, अपने इरादे उसको मुकम्मल कर सकें, उसको पूरे कर सकें और अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। और मंजिल क्या है? वो है कि एक हानिकारक सरकार को कैसे सत्ता से हटाएं। ये सरकार जो जहर फैला रही है, जो बिल्कुल नाकामयाब है, जो अयोग्य है, जिसने आर्थिक स्थिति को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है। आप तो जानते हैं नोटबंदी के बाद क्या हुआ, जीएसटी आई, उसके बाद क्या हुआ, लॉकडाउन के बाद क्या हुआ, प्रवासी मजदूर जो सर पे कफन बांध कर निकले हुए थे अपने घर, उस समय क्या हुआ, जब ऑक्सीजन की किल्लत थी उस वक्त क्या हुआ। पहली तिमाही में, यहाँ पर जो नफरत फैलाया जा रहा है, तिमाही में 60.8 जीडीपी है। आप कह रहे हैं बर्बाद हो गया। 7.8% सर। नहीं वो ठीक नहीं रूबिका जी, तो यही बात 7.8%। आप जो गरीब आदमी है जो सब्जी लेने जाता है, सब्जियों के दाम तो उबल रहे हैं ना, उसको ये कह दीजिए कि भाई मायूस मत हो, निराश होने की कोई जरूरत नहीं। आप तो खुशी जतानी चाहिए कि देखिए हमारी जीडीपी पहली तिमाही की यहां पर 7.8 है। आप जाके क्यों नहीं समझाती उनको कि बेरोजगारी कोई समस्या नहीं है, यहां पर बेरोजगार तो इस मुल्क में है ही नहीं। और आपने सुना होगा कुछ दिन पहले एक माननीय पूर्व वित्त मंत्री ने कहा था कि यहां पर तो महंगाई है ही नहीं, यहां पर तो विपक्ष जा रही है महंगाई ढूंढने के लिए, और जो गरीब आदमी है उसकी थाल में तो खाद्य वस्तुओं से भरी पड़ी है। डॉक्टर अंशुल, मैं आपकी बात को मान लेती हूं, और मैं अर्थशास्त्र अच्छी तरह समझता हूं। ये तो नहीं कह सकते सर कि बेरोजगारी नहीं है। आप सही कह रहे हैं, बेरोजगारी से इस वक्त देश जो है और देश के युवा परेशान हो रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट। महंगाई वो तो आपको भी दिख रही है, मुझे भी दिख रही है। बाहर आप सब्जी खरीदने जाएंगे तो महंगी तो है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये सच नहीं है कि 7.8% जीडीपी हो रही है। और ये महंगाई जो है आप पूरे विश्व के स्तर से अगर कंपेयर करेंगे तो वी आर इन अ बेटर सिचुएशन। मैं कह रही हूँ महंगाई पर चलिए एक बार के लिए, मैं एक सेकंड के लिए उस पर बात ना करके, कोई बात नहीं, आपका मुद्दा है, आम जनता को ये मुद्दा छूता है। अगर आप इस मुद्दे पर लड़ भी रहे हैं तो कोई तो आपका वो चेहरा होगा जो ये मुद्दा लेकर जाएगा। वो चेहरा नहीं तो ये मान लूं मैं कि आप लोग किसी तरीके से मजबूरी में साथ रहेंगे और बाद में ये बिखराव दिखेगा। क्योंकि अनुराग भदौरिया कहते हैं अखिलेश से बेहतर कोई नहीं, टीएमसी कहती है दीदी से बेहतर कोई नहीं, प्रियंका चतुर्वेदी कहती है उद्धव ठाकरे से बेहतर कोई नहीं, वहाँ पर वो प्रियंका कक्कड़ कहती हैं अरविंद केजरीवाल से बेहतर कोई नहीं। देखिए आप चेहरे को इतना प्राथमिकता क्यों दे रहे हैं? हमारी संसदीय प्रणाली में कभी ऐसा नहीं हुआ है। मुझे पता है कि न्यूज़ रूम्स में बड़ा दबाव रहता है हमेशा हर वक्त कि चेहरे को कैसे कोई सामने कोई चेहरा तो आए, किसी का नाम तो बोले, कि सुर्खियां तो वैसे ही बनती हैं ना, ऐसे तो बिना चेहरे के कोई सुर्खियां बनेगी नहीं, कोई आकर्षित होगा नहीं। हाँ। तो मुझे दबाव हमेशा रहता है, न्यूज़ रूम्स में रहता है। वाजिब है आपका पूछना, आप ज़रूर पूछिए, ये आपका हक बनता है कि आप पूछें। लेकिन अगर मैं ये कहूंगा कि चेहरे को हम प्राथमिकता इस गठबंधन में नहीं देते हैं। बहुत सारे चेहरे हैं, आपने देखे आज चेहरे, वही तो कह रही हूं, उस मंच पे तो आपने चेहरे देखे होंगे, तब ज्यादा डिफिकल्टी होती है। आप कह रहे हैं न्यूज रूम में प्रेशर, सर न्यूज रूम में प्रेशर नहीं है, इंडिया ब्लॉक में वो प्रेशर होगा। अंदर ही अंदर मन में सबके वो खौफ होगा कि कोई तो चेहरा कौन आएगा। हमें लगा था आज कन्वीनर, आज संयोजक सामने आ जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आज पिच जो है वो आप उस पिच पर ज्यादा खेलते नजर आए जो बीजेपी ने तैयार कर दी। राखी राठौर, आप लोगों से बेहतर तो इस चीज को कोई नहीं कर सकता है मैनेज। आपके ऊपर आरोप लग रहे, उमर अब्दुल्ला आरोप लगा रहे हैं कि भाई यहाँ हम इंडिया गठबंधन की बैठक कर रहे हैं और आप एक नए एजेंडे के साथ आ गए, आप एक विशेष सत्र बुला रहे हैं।
रूबिका जी, देश के विकास के लिए जो काम किया जाएगा, जनता के डेवलपमेंट आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए जो भी काम किया जाएगा, किसी को भी कुछ भी लगे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नेशन फर्स्ट की पॉलिसी से हम लोग काम करते हैं। और जिस तरह से ये जो घमंडिया ग्रुप या मैं डॉट 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 अलायंस की बात करूं, जिन स्तंभों पे ये खड़ा है उसमें तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं है। अपनी सेल्फ को आगे लेके जाना, अपनी फैमिली को आगे लेकर जाना, इसके अलावा और कुछ कर नहीं सकते। और जिस तरह की जो स्टेटमेंट्स इनके बीच में शेयर हुए, चाहे प्रियंका कक्कड़, अलका लांबा जी के बीच में बात करूं, चाहे मैं अरविंद केजरीवाल जी अभी अभी मध्य प्रदेश के अंदर और छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस सरकार की धज्जियां उड़ाकर आए थे, उसकी बात करूं, तो जिस तरह की अलग अलग दिशाओं में चलने वाले ये लोग हैं, मुझे लगता है आगे चल के 10 दिशाएं भी कम पड़ जाएंगी जहां पर कि ये अलायंस जाएगा। और जनता को मजबूरी की सरकार नहीं, ये 10 दिशाओं में जा रहे हैं, आप लोग एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। मुझे एक बात बता दीजिए ये स्पेशल सेशन के पीछे की वजह क्या है? यहाँ बहुत से ऐसे इंडिया ब्लॉक के साथी बैठे हुए हैं जो ये इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि आप लोग सरकार को जो है वो डिसॉल्व कर देंगे और नए इलेक्शंस की घोषणा हो जाएगी, जल्द इलेक्शन आप लोग करवा देंगे, ये आपकी पूरी मंशा है, हाँ कि ना? देखिए रूबिका जी, कुछ दिन पहले नीतीश जी का और ममता जी का एक स्टेटमेंट आया कि जल्द इलेक्शन हो जाएंगे। शायद वो प्रेशर टैक्टिक्स थी जिसके माध्यम से ये चाहते थे कि सीट जो बंटवारा है वो जल्दी हो जाए। पहले भी अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा कि मजबूरी में करने पड़ते हैं, तो बेसिकली ये प्रेशर उनकी तरफ से बातें की गई हैं। जिस तरह से पार्लियामेंट्री सेशन बुलाया है, मुझे लगता है कि एक बार संसदीय कार्य प्रणाली में हमें इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। जो भी विषय होंगे जनता के सामने होंगे, वो ठीक है, जो भी विषय तो मैं समझ गई, लेकिन अर्ली इलेक्शन पर तस्वीर तो क्लियर कर दीजिए। यस और नो? रूबिका जी, 5 साल का मैंडेट दिया है जनता ने हमें, उस मैंडेट को रिस्पेक्ट करते हुए अगले 5 साल यानी 2023 तक, जब तक हमारा टेन्योर खत्म नहीं होता है, तब तक जनता की सेवा में लगातार, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है। ओके, आपका इशारा समझदार को आ गया है। शक्ति सिंह यादव साहब हमारे साथ बने हुए। शक्ति जी, कोई चांस नहीं अर्ली इलेक्शन के? आप लोग क्यों ऐसा माहौल बना रहे हैं कि जल्द चुनाव होने वाले हैं? स्पेशल सेशन ने कह रहे हैं अमृतकाल को लेकर हम एक सार्थक बहस चाहते हैं। रूबिका जी, क्योंकि एनडीए ब्लॉक वालों की बात आपने सुनी, तो इंडिया गठबंधन वालों की बात सुननी पड़ेगी। सवाल साफ है, जो छटपटाहट, जो घबराहट और हेडलाइन मैनेजमेंट को लेकर के जो कल से भारतीय जनता पार्टी ने जो कसरत की है, वो देश उसको बाखूबी समझ रहा है। क्या जरूरत आन पड़ी, आनन फानन में आपने जो निर्णय लेना है आप ले सकते हैं। आपने संसद का विशेष सत्र बुलाया, आप बुलाइए, किसी को इतराज नहीं है, लेकिन आपने जो समय चुना वो आपके घबराहट का प्रतीक है। इंडिया गठबंधन जन भावनाओं की उम्मीद का केंद्र है, क्योंकि जन जो सवाल हैं जन के, उन सवालों को लेकर करके इंडिया गठबंधन मंथन ही नहीं कर रहा है, उसके निष्कर्ष के रास्ते खोज रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी के जितने जो लोग हैं, कभी मुद्दों की बात नहीं करते। अब बताइए कि थोड़ी सी देर के लिए, कल से सूत्रों के हवाले से खबर, आधिकारिक पुष्टि होने के बजाय इंडिया गठबंधन की बैठक जब जारी थी, मैनेजमेंट के सारे जितने भी स्किल है वो खुल करके सामने आए भारतीय जनता पार्टी के, और हमने कई चैनलों पर देखा भी इन चीजों को। लेकिन एक बात तो साफ हो चुकी है ना कि इंडिया गठबंधन में जितने भी दल हैं, एक बात जरा अगर देखिएगा तो अपने राज्यों में वजूद वाले लोग हैं, जिनकी अपनी एक ताकत है, राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को चने चिवाने की ताकत रखते हैं। उनको नाक को दम करने की ताकत रखते हैं। दक्षिण भारत से समाप्त हो गए, नॉर्थ ईस्ट में आग लगी हुई है। आपने कभी विशेष सत्र महंगाई के सवाल पर, मणिपुर के सवाल पर आपने नहीं बुलाई, कोरोना के सवाल पर नहीं बुलाई, आनंद भागे कौन थे? बुलाई है सत्र। वो सत्र आपको मुबारक हो, देश की जनता देखती है। राखी जी पूछ रही हैं कि जब सत्र बुलाते हैं तब आप भाग जाते हैं, मणिपुर पर जब चर्चा करते हैं तब आप भाग जाते हैं। आप तो गवाह होंगे, आप तो एंकर प्रबुद्ध हैं। कितने देर तक प्रधानमंत्री जी बोले, बहिर्गमन के बाद कौन सी चीजें, मणिपुर के सवाल पर जो व्यक्ति 89 दिन 78 दिन लापरवाही चुप्पी रखता हो, आपराधिक चुप्पी रखता हो, और देश के प्रधानमंत्री बाद में बोलते हैं, इससे बड़ा अरे सर, मौनी प्रधानमंत्री का जमाना गया सर। जहां महिलाओं की सारी, मौनी प्रधानमंत्री का समय चला गया है, अब तो एक्शन लिया जाता है। और जो एक्शन था वो बताया पूरा पार्लियामेंट में, अरे यहाँ तो एक ही बोलता है, चले गए आप सर। मिर्ची लगी,
दुखते हुए अरे नब्ज मोदी पर हाथ प्रधानमंत्री रखे तो तो एक आपको ही है। मिर्ची लग गई। मिर्ची देखिए, लगनी आप वो लोग स्वाभाविक हैं है जो ना, धारा 370 इसलिए को एक हटाने का व्यक्ति विरोध बोलता करते ही हैं। तो आप वो लोग तानाशाह हैं जो है। IUML पार्टी को एक सपोर्ट करते व्यक्ति हैं, जो बोलता कहते हैं है, हिंदू बाकी अगर लोग मंदिर में सुनता जाएगा तो है। सर काट दिया 9 जाएगा। वर्षों आप में वो लोग एनडीए हैं की जो बैठक नहीं सेना हुई, के काम तो आप की बैठक कानपनी प्रूफ करने मांगते हैं। आप चाहते हैं कि जब सेना की आपका शहादत का भी ठीक आपको है, प्रूफ चाहिए 24 होता। में आप वो लोग जाना है, हैं आपको जो पाकिस्तान पेंशन पहुंच के ये पाइएगा। कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी को 24 हटाइए। में जाने तो के बाद देश हित में कोई पेंशन काम किया पाइएगा। हुआ आपने गुलामी की मौका मानसिकता देश के की साथ जनता रहने नहीं वाले देगी। परिवारवाद के और सबसे इंडिया ऊपर रखने वाली गठबंधन पार्टी अपने के लोग हैं इरादों जिसको को जनता राखी जी, अरे जितना परिवारवादी तो कॉन्फिडेंस भाजपा में है। राखी जी परिवारवादियों जितना की कॉन्फिडेंस रणनीति आप नजर आ भाजपा रही में हैं, उतना ही अरे कॉन्फिडेंस भारतमाला- शक्ति सिंह यादव नजर आ रहे हैं। भारतमाला अनुराग भदौरिया हमारे साथ है, ब्रिजमोहन जी, मलूक नागर जी। रूट आपके यहाँ लेकिन जी आपके इतने यहाँ- सारे सर्वे के अंदर आप देख प्रधानमंत्री जी लीजिए, को आधे से ज्यादा 7.5 लाख 76% लोग ये करोड़ चाहते हैं कि आज इस बरस अरे में ठीक है, 24 ठीक है। तीसरे तो प्रधानमंत्री मुझे होने ये कोई बताइए, टेंशन नहीं है। तो जनता का विश्वास है जितना हमारे पास। कॉन्फिडेंट मलूक साहब, इतना गजब का कॉन्फिडेंस इन लोगों में है, आप कहां पर है? आपका कॉन्फिडेंस कहां पर है? आपका वो इंटैक्ट 15% या इन दोनों में से कोई ले चलेगा? देखिए 13.5% वोट हमारा हटा दो, फिर गठबंधन महागठबंधन यूपी में कहां खड़ा है और कौन सी एक सीट पे भी ये गठबंधन या महागठबंधन यूपी में कहां लड़ सकता है। दूसरा, हमारा पूरे देश के सभी प्रदेशों में कहीं 9.5%, कहीं 7%, कहीं 6.5%, कहीं 5%, कहीं 4%, कहीं 2.5%, हर प्रदेश में वोट है। तो गठबंधन महागठबंधन हमारे बगैर कैसे हो सकता है। दूसरा, जो एकदम अचानक आज सत्र बुलाया है, तो उस सत्र में बुलाने के बाद भी मैं देख रहा था नीतीश जी कह रहे हैं चुनाव जल्दी हो सकते हैं। अरे भाई, जो मंदिर का उद्घाटन करना है इन्होंने फरवरी में, उससे पहले चुनाव कैसे कर सकते हैं। कोरोना महामारी के बाद जैसे यूपी में करा, इन्होंने यात्राएं निकाली और तुरंत चुनाव डिक्लेयर कराया और तुरंत आचार संहिता लगा के रैली भी बंद, यात्राएं भी बंद। तो अभी एक देश एक चुनाव, एक देश एक कानून। और मुझे तो डर ये है जो परिसीमन लोकसभा की सीटों का है, जो 888 सीट करी हैं, जो कमीशन के लिए आयोग के लिए 2 साल का समय चाहिए, अगर उन्होंने घटाकर 6 महीने कर दिया, हाँ की संख्या कितनी, ना की संख्या कितनी, हाँ की संख्या पास, और 6 महीने बाद मई जून में जब बच्चों के स्कूल की भी छुट्टी पूरी हो जाएंगी, उसके बाद अगर चुनाव करा दिया तो ये मीटिंग करते रह जाएंगे, कहीं पटना में, कहीं बंबई में, कहीं कलकत्ता में, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन संयोजक बनेगा, और ये बिखरे रह जाएंगे। और यूपी हमारे बगैर कुछ हो नहीं सकता। भदौरिया जी, दो बड़ी गंभीर स्थिति आपके सामने मलूक नागर साहब ने रखी है। खुद एक सांसद है, कह रहे बीएसपी के बगैर आपका कुछ हो नहीं सकता भैया, पहली बात तो। दूसरी, अगर बीजेपी खेला कर गई तो आप करते रहिएगा तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, ये जीतेगा, वो लड़ेगा, ये जीतेगा। अनुराग जी, जिसका खेल खत्म हो चुका है वो तो खेल नहीं कर सकता, वो तो आउट हो चुका है। अब जो आउट हो चुका है वो तो मैदान में नहीं आ सकता, तो मैदान से बाहर है भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि इंडिया एक साथ है, और इंडिया जब एक साथ है तो समझना पड़ेगा इंडिया क्यों है, ये इंडिया क्यों बोला गया। कहते हैं ना, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, क्यों? क्योंकि हमारा विभिन्न प्रदेशों का देश है, विभिन्न भाषा शैली का देश है, विभिन्न वेशभूषाओं का देश है, विभिन्न तरह तरह की यहाँ पे संस्कृति और संस्कार हैं, सब एक साथ मिलकर आए। क्यों? क्योंकि उनको देश को बचाना है। देश के मुद्दों पे हम एक साथ हैं, राष्ट्र के मुद्दों पे एक साथ हैं, महिलाओं के मुद्दों पे एक साथ हैं, किसानों के मुद्दों पे एक साथ हैं, बेरोजगारों के मुद्दों पे एक साथ हैं, महंगाई के मुद्दों पे एक साथ हैं, और विकास के रास्ते पे देश को ले जाना है, उस पे हम सब एक साथ आए। आपके उस मीटिंग पर क्या कह रही है बीजेपी, एक बार सुन ले, फिर उसका आप रिबटल कर दीजिएगा। ये लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, कुछ सेकंड में सुना देती हूँ। Farmers, as they claim, or the women, or the children, and the most important, forget roadmap, not even an acknowledgement of the threat to India from terrorism, radicalization, and secessionist forces. भारत में डाइवर्सिटी है। ठीक है, रविशंकर प्रसाद जी अंग्रेजी में बोल रहे हैं, हम जब हिंदी में बोलेंगे तब उनका रुख करेंगे। अभी मुझे लगता है कि दोबारा बहस पर आना बेहतर है। अनुराग जी, बात कंप्लीट कीजिए।
जी, मैंने कहा इंडिया का मतलब समझना पड़ेगा। इंडिया का मतलब होता है राष्ट्र को बचाना, राष्ट्र के असली मुद्दों पे चर्चा करना, महंगाई पे चर्चा करना, महिला समस्या पे चर्चा करना, किसान के बारे में सोचना, बेरोजगारों के बारे में सोचना, देश को विकास के रास्ते पे ले जाना और देश की संस्कृति संस्कार बचाना। इसको लेके हम सब एक साथ आए हैं और एक साथ आए और आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी की परेशानी देखिए। वो रविशंकर प्रसाद ये कह रहे हैं कि आप लोगों का, मैं सवाल पूछ रही हूँ ना, आप जवाब दीजिएगा। अनुराग जी, आप इतना बढ़िया बोलते हैं तो बीच में सवाल पूछने का दिल कर लेता है। मेरे दिल की भी तो सुन लीजिए ना कभी कभी। इतना बढ़िया बोलते हैं, बीच में एक सवाल पूछ लेती तो और आप बढ़िया से बोलने लगते हैं। तो मैं ये कह रही हूँ आपसे कि रविशंकर प्रसाद ये कह रहे हैं कि आप लोगों का कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है, ज़बरदस्ती मिल लिए आप, बस 3 बैठकें कर ली हैं और दैट्स अबाउट इट। ये जो है धीरे धीरे चलते, लेट्स टेक इट स्लो एंड ईजी। चट मंगनी पड़ ब्याह आपसे हो ही नहीं पा रहा है। देखिए उनकी चिंता देखिए कितनी बड़ी है कि जैसे ही इंडिया की मीटिंग होती है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं। तो सोचो पेट में दर्द किसके होता है। हम तो एनडीए कुछ बोलती है तो हम तो इंडिया वाले तो सुनते भी नहीं है। मुझे पता है वो तो राष्ट्र की बात करेंगे नहीं। अब हम कुछ कहते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं। इसके मतलब असर है, डर है भारतीय जनता पार्टी के अंदर में। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, हमसे नहीं, जनता से, इंडिया से, क्योंकि वो जनता के लिए उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया, इसलिए आके उनको जुमलेबाजी बोलनी पड़ती है। अगर आपने जनता के लिए काम किया होता तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप डंके की चोट पे कहते जो इंडिया कर रही है करने दीजिए, हम तो अपना काम कर रहे हैं। आपने अपना काम नहीं किया। आपने बखूबी से अपना काम किया होता तो आज आपकी हालत ऐसी नहीं होती और इंडिया एक साथ मिलकर राष्ट्र की बात नहीं कर रहा होता। अब देखिए इनकी दिक्कत क्या है कि हमारे इनके पास देखिए कोई एक लीडर के अलावा दूसरा नेता नहीं। सोचिए आप 140 करोड़ की देश में ये नेतृत्व विहीन पार्टी, एक लीडर के अलावा दूसरा लीडर नहीं। और हमारे यहाँ देखिए विभिन्न भाषाओं का देश है ना, विभिन्न वेशभूषाओं का देश है ना। आप देखिए हमारे यहाँ एक पश्चिम बंगाल से आती ममता बनर्जी जी गरजती हुई, वो उनके पास एक काम करने का एक्सपीरियंस है। उत्तर प्रदेश में जाते हैं अखिलेश यादव जी जाते हैं, वो जिनके पास 36, आप बोलने दीजिए, जिनके पास जहाँ पे 36% वोट है श्री अखिलेश यादव जी के पास, वो जाके खड़े होते हैं, पीएम कैंडिडेट हो सकते हैं। उधर से नीतीश कुमार जी आते हैं जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर यहाँ पीएम बन सकते हैं। सोचो हमारे पास कितने बड़े बड़े नेता हैं, कितना 140 करोड़ के देश में कितने नेता हैं सोचो जो देश का लीड कर सकते हैं। क्योंकि देश कभी नेतृत्व विहीन नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ नेताओं की कमी नहीं है। एक नेता है जिनके पास जनाधार है और भारतीय जनता पार्टी के पास माधव आनंद जी, एक सेकंड अनुराग जी, बढ़िया सवाल है। अनुराग जी बढ़िया सवाल है। माधव आनंद जी का नाम ले सकते हैं, यही लोग अनुराग भदौरिया के पास दीदी है, दादा है, भैया है, राहुल जी है, उद्धव ठाकरे हैं, आपके पास क्या है? रूबिका जी, हम लोग के पास भारत माँ है। उनके पास दूसरे नेता का नाम ले लेंगे तो उनकी प्रवक्तागिरी चली जाएगी। रूबिका जी ने मुझसे पूछा, माधव आनंद मैं हूँ, माधव आनंद आप नहीं हो सकते। रूबिका जी इनको शांत करा दीजिए, आपसे आग्रह है। आपने क्या प्रशंसा इनकी कर दी, वो लगातार बोलते ही जा रहे हैं। अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बीपी हाई हो जाएगा अनुराग जी, बीपी हाई होना कोई अच्छी बात नहीं है। अभी अखिलेश यादव जी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं, बीपी हाई हो जाएगा। रूबिका जी इनको शांत करा लीजिए तो फिर मैं बोलूँ, अदरवाइज बोलने कोई मतलब नहीं है। मानव आनंद रूबिका जी आप शांत करा नेता का नाम लीजिए ना। ओके अनुराग भदौरिया जी, अरे अपने नेता का तो नाम ले लो। मानव आनंद जी वही तो नाम ले रहे हैं, तो नाम ले लो। अरे शांत करो, नेता का नाम लेने में डर रहे हो क्या? अरे नहीं, अपने नेता का नाम नहीं लेना चाहते कि पीएम बन सकते हैं। रूबिका जी आप अपने नेता का नाम ले सकते हो। हम लोकतंत्र में मैं अपने नेता का नाम ले सकता हूँ। देखिए इंडिया, और ले सकता हूँ अपने नेता का नाम कि अखिलेश यादव जी भी यहाँ पीएम कैंडिडेट हो सकते हैं। अब मैं रूबिका जी आप शांत कराएंगे या एक तरफा मैच ऐसा है माधव जी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। ये मौका कभी कभी आता है। अनुराग जी के पास ये मौका आया है, वो क्यों नहीं सनी देओल की तरह हैंडपंप उखाड़ेंगे? चलिए अब मैं बात कर लूं, ये नाम नहीं ले अपनी बात कर लूं। ओके अनुराग जी, अब मैं आपकी आवाज कम कर रही हूँ, मैं आवाज कम करके सवाल पूछ रही हूँ। हाँ भाई माधव आनंद जी, आपके पास कौन भाई नेता बताइए ना, नाम बताइए। रूबिका जी हम लोग के पास भारत माँ है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरा साथ देंगे और मुझे बोलने का मौका देंगे और मेरे वक्त में कोई दूसरा ना बोले। मैं किसी के वक्त में नहीं बोला हूँ
अब अनुराग जी कह रहे हैं कि इन लोगों के पास बहुत सारे नेता हैं, इनकी अरे आप शांत हो जाइए भैया, बीपी हाई हो जाएगा। अभी तुरंत हम लोग दूसरे चैनल पे बैठे थे, बीपी हाई कर लोगे फिर दिक्कत हो जाएगी, किसी चैनल पे बैठना है। अब सुन लो, अब रूबिका जी इन्होंने क्या कहा कि हम लोग रूबिका जी, अब इन्होंने कहा कि देखिए कि हम लोग की जो इंडिया की विचारधारा है, डिफरेंट स्टेट से सब लोग मिलके हम लोगों ने एक नया गठबंधन बना लिया, इंडिया का नाम दे दिया, क्या बुके बना दिया। तो मैंने अभी कहा इन लोगों को कि आप लोगों ने जरूर अच्छी कोशिश की गठबंधन और अलायंस बनाने की, लेकिन उस गठबंधन का डीएनए जो है, उस गठबंधन का जो ब्लड ग्रुप है वह रिमेन सेम है। वही भ्रष्टाचार, वही जो है तुष्टीकरण की नीति, वही जो है वंशवाद, सबके पोषक आप लोग हैं। तो डीएनए आपका सेम है, ब्लड ग्रुप सेम है, सिर्फ नाम चेंज कर दिया है। तो नाम चेंज करने से आप भले ही पुष्प का गुच्छा बना लीजिए या बुके कहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपके ब्लड तो सेम ही रह गए। और भारतवर्ष की जनता इस चीज को अच्छी तरह समझती है अनुराग जी। अब आपने कहा कि हमारे पास तो बहुत सारे नेता हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, भैया यही तो मैं कह रहा हूं ना, हमारे पास हम लोगों में इतनी अच्छी केमिस्ट्री है कि हम लोग के सर्वमान्य नेता एक ही नेता के लीडरशिप में लड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि देश जानना चाहता है कि अगर एनडीए के तरफ से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे तो विपक्ष यानी माधव आनंद जी, एक सवाल है, आपके पास है। देखिए आप यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, शक्ति सिंह जी बैठे हुए हैं, अनुराग जी बैठे हुए हैं, इन सब ने कहा है कि कुछ भी मजबूरियां रही हो, हम लोग सब इकट्ठा हो गए हैं, हमें चिंता नहीं नाम की, आप काहे चिंतित हो रहे हो, मैदान में आ जाओ, लड़ लेंगे ना, देख लेंगे। वो कह रहे हैं आपके एक कैंडिडेट के खिलाफ ये साझा तौर पर एक कैंडिडेट उतारने वाले हैं, यही वो फॉर्मूला है जो आपसे सत्ता छीनेगा बृजमोहन जी, यही वो फॉर्मूला है, 1 वर्सेस ऑल। रूबिका जी, 28 पार्टियों के 68 नेता और ये सारे के सारे लोग अपने अपने स्तर पर प्रधानमंत्री के पद के दावेदार, और ये सारे वो लोग हैं जो देश में सालों से राजनीति कर रहे हैं। इनकी वरिष्ठता के ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता, इनके अनुभव पे कोई प्रश्न नहीं कर सकता। लेकिन निकला क्या? निकला ये कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है 14 लोगों की, ना कोई प्रोग्राम, ना पूरा देश इस समय, आज पूरा देश में निराशा का भाव है, क्योंकि पूरे देश को लग रहा था कि आज INDI के नेता जब अपनी इस मीटिंग को खत्म करके बाहर निकलेंगे तो कोई ऐसा प्रोग्राम देंगे देश के सामने कि ऐसा लगेगा कि बस अब इसके बाद देश आगे ही बढ़ने वाला है। हाँ। लेकिन निकला क्या? पूरे देश को आज निराश किया है INDI ने। क्यों? क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रोग्राम के सामने, जब नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से आने वाले दिनों का एक चित्रण देश के सामने रखा, उसने इन सारे लोगों को भ्रमित कर दिया। आज इनके पास उस बात का कोई जवाब नहीं है कि आखिर कैसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को ये चुनौती दे पाए। बातें कर रहे हैं क्योंकि, लेकिन उन बातों में कार्यक्रम नहीं है, उन बातों में उनके प्रति नाराजगी है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति नफरत की बात है। तो मैं कहता हूं, मेरा कहना यह है कि इन सारी बातों से ना तो देश को कोई दिशा मिलेगी, हाँ, और ना ही इसका कोई लाभ INDI को मिलेगा। बृजमोहन श्रीवास्तव जी ने जो कहा जा रहा है कि एक देश एक चुनाव, अभी इसके ऊपर तो आज कमेटी बना दी। जी की ये आप लोगों की जो बात है उसका जवाब मैं बाकी मेहमानों से ले लेती हूँ। कृष्णा जी, एक बार आप अपनी बात रख लीजिए। शिंदे गुट से ताल्लुक रखते हैं कृष्णा हेगड़े जी, शिवसेना के प्रवक्ता हैं। ये बताइए कृष्णा हेगड़े जी, मुंबई में सारा जमावड़ा था, इतने बड़े लेवल पर ये एक साथ और इतनी मुस्तैदी के साथ, इतनी मजबूती के साथ पहले तो कभी नहीं थे। अरविंद केजरीवाल स्लिप हो रहे थे और कैसे सबने कांधा दे दिया, ऐसे ही लड़ाई भी वो आगे लड़ने वाले हैं, इतना कॉन्फिडेंट है, आप इंतजार कर लीजिए। देखिए 4 महीने से हम वेट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री का उनका नाम घोषित होगा, कौन उनकी कैंडिडेट होगी। फिर हमको लगा चलो कन्वीनर का तो नाम घोषित होगा। आज 4 महीने और 3 मीटिंग के बाद इन्होंने 75 कोऑर्डिनेटर का नाम घोषित किया है। 75 कोऑर्डिनेटर। मैं बृजमोहन जी को करेक्ट करना चाहता हूँ, 4 कमेटी में 75 कोऑर्डिनेटर का नाम इन्होंने घोषित किया है। और देश की जनता पूछ रही है 4 महीने के बाद कि भाई आप कहना क्या चाहते हो। एक पिक्चर का डायलॉग है कि आप कहना क्या चाहते हो। ये लोगों का वेस्ट कर रहे टाइम। पहले 2014 में ये यूपीए बन के लड़े, 2019 में फिर से यूपीए बन के लड़े,
अभी वो बोल रहे हैं कि हम दी एंड है, क्या इंडिया है, क्या इंडी है, क्या इनको ही पता नहीं इनका नाम क्या है। एक बात मैं कहता हूँ कि इन्होंने जितने भी बार इनका नाम चेंज किया होगा, कोई कछुआ को आप घोड़ा बना दे और बोले आज से तुम्हारा नाम घोड़ा है, तो बेचारा कछुआ तो कछुआ के स्पीड पे ही चलेगा ना, वो घोड़े जैसे तो नहीं भागेगा। तो इनकी हालत ये है, तो इनसे कुछ नहीं होने वाला है, ना नीति है, ना उद्देश्य है, ना देश के लिए उनकी कोई सोच है। कछुए ने रेस जीती थी, आपको याद है ना? नरेंद्र मोदी जी जो है ये कह रहे हैं कि हम विल टेक इट स्लो एंड इजी, आराम से चलेंगे और आप लोगों को, जब तक लेकिन ठीक है, आपका सवाल वाजिब है, आपका सवाल वाजिब है, मैं पूछ लेती हूँ, मैं पूछ लेती हूँ। डॉक्टर अंशुल, आप कह रहे हैं कि हम नहीं बता रहे, नाम इज नॉट इम्पोर्टेंट, चेहरा इज नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन ये जितने भी आपकी मुखालिफत करने वाले हैं ये कह रहे हैं आप लोगों की दुखती रग है, मजबूरी है, आप बता ही नहीं पाएंगे अंत तक नाम, और जब नाम आएगा तो आप लोगों में सिर फुटअव्वल हो जाएगी। अभी तो सीट शेयरिंग इसीलिए तो नहीं हो पा रही है क्योंकि जैसे ही सीट शेयरिंग वाला फॉर्मूला आएगा आप सब एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाएंगे। लेकिन इस सरकार की क्या मजबूरी है जो बार बार का टिप्पणी दे रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं? अरे जैसे ही हमने इंडिया का नाम की घोषणा की तो प्रधानमंत्री की बयानबाजी आपने सुनी और बड़े तुच्छ और सस्ते शब्दों में उन्होंने एक तरह से आलोचना की, उन्होंने एक आतंकवादी संगठन से तुलना की। जरा सोचिए, प्रधानमंत्री, इस मुल्क के प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे बड़े जमहूरियत के वो मुखिया, और ऐसी बातें कर रहे हैं और घमंडिया शब्द, ऐसे शब्दों का प्रयोग बार बार कर रहे हैं। ये मतलब उनकी गरिमा, उनकी जो मर्यादा है ये नहीं उनके अनुकूल है। जरा सोचिए, ये तो ये व्याकुलपन जो है, ये बेचैनी जो है, तो ये वहां से आ रही है ना, और क्यों ना हो भाई। चीन आपको आंख दिखा रहा है। कुछ दिन पहले ब्रिक्स में ऐसा हमें सूत्रों के अनुसार कहने को आ रहा है कि आपकी मीटिंग हुई थी शी जिनपिंग से और आपने घुसपैठ के बारे में कुछ कुछ कहा था, लेकिन उसी कुछ दिन बाद वो वहां पर एक नक्शा निकाल देते हैं जिसको कहते हैं कि हमारा हिस्सा, इस मुल्क का हिस्सा उनका है, और यहां पर कुछ नहीं कर पाते। यहाँ के लोग इतने कमजोर है, यहाँ के प्रधानमंत्री विश्व गुरु कहते हैं और इतने कमजोर प्रधानमंत्री मेजबानी की बात कर रहे हैं, और चाइना की हरकतें वहां पर देखिए। और राहुल गांधी जी ने भी ये बात अपने भाषण में इस बार कही थी, अडानी का जो घोटाला है वो एक बुरे साए की तरह आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। प्रधानमंत्री का जिक्र बार बार आ रहा है लेकिन आप जेपीसी नहीं कर रहे हैं। बेरोजगारी की और समस्या, आर्थिक स्थिति बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। यहाँ पर महंगाई है, अब उसका जिक्र हमने पहले ही कर दिया। जो महंगाई है 15 महीनों में सबसे ज्यादा है, 7.44 खुदरा महंगाई दर जो है। 2 सवाल। तो लोग तो भले परेशान है ना, दुश्वारियां हैं, परेशानियां हैं, जितनी ज्यादा परेशानियां, और ये सरकार जो आप एक्सपेक्ट ये आने वाले रियासत में। एक मिनट रुबिका जी, एक और बात। डॉक्टर अंशुल, जो एक्सपेक्ट करते हैं आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, वो भी तो आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना। आप उनके लिए आप शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन रात आप उनको गालियां दे सकते हैं, पर वो आपके इस गठबंधन को घमंडिया तक नहीं बुला सकते। अच्छा, तो मतलब ये आप ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो भी विपक्ष के बारे में थोड़ी कर रही हूं, मैं तो सवाल पूछ रही हूं। या लाल किले से देखिए, कहीं कोई जगह नहीं छोड़ते, या तो संसद हो या लाल किला हो, जब देश की भविष्य की बात करनी चाहिए वो विपक्ष को इस तरह से वैसे बोलते हैं, और ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। सीएजी रिपोर्ट इन्होंने नहीं देखी, जहां पर आयुष्मान भारत में 75 लाख लाभार्थी एक ही नंबर से जुड़े हुए हैं, और वो नंबर है 10 लाख। क्या इलॉजिकल बात कर रहे हैं? देखिए भारत माला पैदा करते हैं। राखी जी एक सेकंड बोलने दीजिए ना, राखी जी एक सेकंड, अरे भ्रम है तो आप तोड़ दीजिएगा, एक बार बात तो पूरी कर लेने दीजिए। राखी जी एक सेकंड, आई विल गिव यू इनफ टाइम। वो अगर आप पर सवाल उठा रहे हैं तो सवाल का जवाब दे दीजिएगा। आप कह रहे हैं सीएजी की रिपोर्ट भ्रष्टाचार की तरफ इशारा कर रही है। अनुराग जी एक सेकंड रुकिए, बीजेपी के प्रवक्ता। हाँ, आप पूछ लीजिएगा, मैं मौका दूंगी, लेकिन एक बार अनुराग जी आप कहने दीजिए, रुबिका जी अपना काम कर रहे हैं, आपको भी पार्टी के लोग हैं, आपका जनता सब जानता है आपकी जो स्थिति है। हर रियासत में अगर आप जाएंगे, मध्य प्रदेश में जाएंगे तो पूरी स्थिति है यहाँ घोटालों की, मैं गिना के दिखा दूं, या छत्तीसगढ़ में या असम में। आपके तो 1 वर्सेस 2 है यहाँ पर। जेल करेगा भ्रष्टाचार के विषय में। आप मैं आप सबको 30 सेकंड देती हूँ। सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आया, एक शब्द नहीं समझ में आया, एक शब्द समझ में। अनुराग जी एक शब्द समझ में नहीं आया।
डॉक्टर अंशुल, मैं आपके सवाल डॉक्टर अंशुल एक सेकंड, अनुराग जी रुकिए ना, इतना चहचह पहले नहीं समझ में आता ना किसी को, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ हाँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो जनता को कैसे समझ में आएगा? अनुराग जी 30 सेकंड दे रही हो आपको। अंशुल जी 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कीजिए। नेता का नाम पूछिए। हाँ पूछ लूंगी, मुझे जवाब देना था इनका। अंशुल जी राखी जी रुकिए, पहले उनको 30 सेकंड में खत्म कर लेने दीजिए। 30 सेकंड फिर अनुराग भदौरिया। जवाब तो आप दीजिएगा, पहले दूसरे नेता का नाम बताइए। ओके, दूसरा क्यों? उनको वो कह रहे हैं नेता का नाम पूछिए। प्रवक्ता अंशुल जी स्क्रीन पर 30 सेकंड का टाइमर बचाइए मत। आज ही ये बात कही है कि मीडिया को भी जंजीर। ओके हाँ अंशुल जी आप रुक जाइए। अंशुल जी 30 सेकंड सर। 30 नहीं, आप जितने भी आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री जी या सदन में या लाल किले से, अपने आप को आईना दिखा रहे हैं। भ्रष्टाचार अपनी पार्टी में देखिए क्या हो रहा है, सीएजी रिपोर्ट को देखिए, भाई भतीजावाद जो हो रहा है। आपने रमन सिंह जी के भतीजे को टिकट दे दिया, ये भाई कैसी वंशवाद है, ये कैसा परिवारवाद है? आप ये मुझे बताइए। बहुसंख्यकवाद आप कर रहे हैं, तुष्टीकरण के आपके आरोप है। बड़ी मुझे समझ नहीं आता हो क्या रहा है। ये बिल्कुल बेचैन है, ये जानते हैं कि आने वाले 30 सेकंड जवाब दीजिए में ये हारने वाले हैं। अंशुल जी आपका टाइम ओवर। 30 सेकंड स्क्रीन पर राखी राठौर। देखिए अंशुल जी ने कई बातें की, और परिवारवाद की सही परिभाषा में बताऊं, गांधी परिवार के वो युवराज जिनको 13 बार लॉन्च किया गया, हर बार फेल हुए, फिर भी उनको लॉन्च करने की तैयारी है, ये होता है परिवारवाद। जब अखिलेश जी की पार्टी जो है एसपी पार्टी, उसमें हम पूछ सकते हैं कि अभी अनुराग जी से कि आप क्या यादव फैमिली के अलावा कोई आ सकता है क्या वहां पे? अगर बाई चांस, वैसे जनता इनको अभी टूटी चोर पार्टी को सिर्फ लोकल लेवल पर रूबिका जी लाके खड़ा कर दिया है। जो राज्य के अंदर राज किया, उसने देखा कि 2022 के इलेक्शंस में कैसे लोकल लेवल पर, और लोकसभा में भी 5 सीटें इनके पास में है, और कैसे लोकल लेवल पर लाके खड़ा किया है। और यही कारण है कि जनता का विश्वास इनके ऊपर नहीं है। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, टूटी चोर तो मैंने बता दिया। राखी जी टाइम ओवर हुआ। राखी जी टाइम ओवर है। 30 सेकंड अनुराग जी। बता के जाना पड़ेगा, देश देख रहा है आपके चैनल को कि वो दूसरा नेता का नाम नहीं ले पा रही हैं। देश की सबसे बड़ी पार्टी बताती हैं, लेकिन एक नेता के अलावा दूसरा नेता का नाम लेने में डरती हैं। इसके मतलब कि वहां पे नेतृत्व तो है ही नहीं, दूसरे नेता को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं है। गलती से अगर इन्होंने नाम ले भी दिया गडकरी जी का, किसी का, तो हो सकता है इनकी प्रवक्तागिरी चली जाए। ये डर है, इसी डर को खत्म करने के लिए इंडिया बना है। इसी डर को खत्म करने के लिए इंडिया बना है कि इंडिया अपनी बात कह सकता है, खुल के कह सकता है। मैं कह सकता हूं खुल के उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव जी भी प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, नीतीश कुमार भी हो सकते हैं, ममता जी भी हो सकती हैं, कांग्रेस का भी कोई हो सकता है। डट के कहता हूं 140 करोड़ के देश में हमारे पास कई नेता हैं, लेकिन इनके पास कोई नेता नहीं है। डर के मारे नहीं बोल पा रहे नेता, इसी डर को खत्म करना है। देश के अंदर हर वर्ग के अंदर ओवर हो गए। शक्ति सिंह यादव साहब, लालू प्रसाद यादव ने सीधे तौर पर राखी जी एक सेकंड, शक्ति जी सीधे तौर पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हम राहुल गांधी को मजबूत करने का काम करेंगे। इधर अनुराग जी जो है राहुल जी का नाम लेने तक से कतरा रहे। वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस से भी कोई बन सकता है, बाकी सबके नाम लिए। शक्ति जी, क्या राहुल गांधी में वो कुव्वत इस वक्त लालू प्रसाद यादव जी को नजर आ गई है? उन्होंने ऐसा कहा तो क्यों कहा? नहीं रूबिका जी, शब्दों को जरूर आप समझेंगे। यही इंडिया गठबंधन की खूबसूरती, एक दूसरे को मजबूत करने की बात करते हैं। हर व्यक्ति, दूसरी बात भी सुनी होंगी आपने कि सीट शेयरिंग में कोई लोचा नहीं होगा, हर कोई सेक्रीफाई करेगा, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है। लेकिन जो लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार, अरे भैया ये कौन है? पीयूष गोयल, ये अनुराग ठाकुर का डीएनए मिलता है उनसे? करे जो डीएनए की चर्चा कर रहे हैं, उनका डीएनए उन्हीं से मिलता होगा। बता दीजिए जरा उनको, भ्रष्टाचार कितने बड़े पैमाने हैं। आप बोलते नहीं हैं, लंबी फेरिस्त है। राजनाथ सिंह से लेकर जिसको बैट पकड़ने नहीं आता है, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का बना हुआ है, किस परिवारवाद की बात करते हैं भाई? परिवारवाद की बात तो आप ना करें। माधव आनंद जी जवाब दीजिए। सर 30 सेकंड ओवर हुए। 30 सेकंड माधव आनंद जी। राखी जी आपका रुक करती हूँ 1 सेकंड। मलूक साहब आपके पास आ रही हूँ मैं। हाँ। रूबिका जी, शक्ति भाई बड़ा अच्छा प्रवचन दे रहे हैं कि परिवारवाद, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। जिसके नेता पशु का भी चारा खा जाए, यानी पशु भी देख के आज डर के मारे भाग जाता है लालू यादव जी को कि कहीं दोबारा चारा ना मेरा खा जाए, वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। अब परिवारवाद की बात कर रहे हैं। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी आज के डेट में वहां बिहार में है, लगभग 2 सीटों का आंकड़ा, जैसे थोड़ा ऊपर नीचे जो भी हो सकता है। लेकिन आप उनके देख लीजिए, उनके परिवार में और उनके आरजेडी परिवार में तेजस्वी यादव से बड़ा नेता कोई नहीं है। जो मैट्रिक फेल है,
मैट्रिक फेल नेता से बड़ा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हीं को उप मुख्यमंत्री बनना है। तो आप लगाइए किस परिवारवाद, जिस परिवारवाद की बात ये बीजेपी में कर रहे हैं। शक्ति जी जवाब देंगे। माधव जी आपके बातों का जवाब शक्ति जी देंगे। माधव जी रुकिए। दोनों में अंतर, इनको खुली चुनौती है। अब इनके राजनीतिक हैसियत पर मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा, जानते हैं बिहार से आते हैं, लेकिन मैं इनका जरूर कहूंगा कि डिबेट कर लीजिए 1 घंटे का, तो आपकी सारी जो छद्म ज्ञान है ना पैरों के नीचे दब जाएगी। आइए आप कर कितने लीजिए। हैं नहीं है इस पर शक्ति भाई, किसने मना किया है? जब आप ओपन चैलेंज कर रहे हो, आइए तर्क के माध्यम से आप भी अपनी बात को रखिए और मैं भी अपनी बात को रखूं। जिस भाषा में देखिए आप आकर के बातों को करिए। लालू प्रसाद जी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हो, ठीक है, जो बातें कोर्ट से हुई है मैं लालू यादव दूध के धुले हुए हैं, लालू यादव दूध के धुले हुए हैं। लालू माननीय कोर्ट ने उनको अगर सजा दिया है तो वैसे ही दे दिया है, वैसे ही दे दिया है। अरे शक्ति जी क्या बोल रहे हैं आप पढ़े लिखे आदमी हैं, थोड़ा संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना सीखिए। खाली लालू चालीसा का पाठ मत कीजिए, हनुमान चालीसा का भी पाठ कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपको फायदा होगा। सिर्फ लालू चालीसा का पाठ करेंगे तो उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। लालू चालीसा से कुछ नहीं मिलने वाला है। चारा चोर के यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला है। जो चारा खा जाए वैसे व्यक्ति की बात क्या करना है, वैसे व्यक्ति को हम लोग संज्ञान में नहीं लेते हैं। अरे जो चारा खाने वाला हो 5 बार वो जेल जा चुके हैं, अभी भी जो है। एक बड़ी खबर आ रही है, आप दोनों रुक जाइए। आतंकवाद के खिलाफ कोई संकल्प नहीं दिखा, बीजेपी की तरफ से ये बड़ी बात कही गई है। लेकिन एक और जानकारी, पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह की बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक चल रही है। गृह मंत्रालय और कैबिनेट सचिव बैठक में मौजूद है। क्या किसी बड़ी खबर की उम्मीद यहां की जा सकती है, क्योंकि गृह मंत्रालय और कैबिनेट सचिव जो है बैठक में इस वक्त मौजूद है और ये बैठक चल रही है प्रधानमंत्री आवास पर, जहां गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद है। और मत भूलिए कि 18 सितंबर से एक विशेष सत्र, आज से ठीक 17 दिन बाद वो विशेष सत्र बुलाया गया है और उस विशेष सत्र में कुछ ऐसे बिल आ सकते हैं। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बकायदा एक कमेटी का गठन कर दिया गया है 1 नेशन 1 इलेक्शन के मसले पर। और अभी जो ये महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है और बकायदा कैबिनेट सचिव भी मौजूद है। मलूक नागर जी, आपको क्या लगता है किस ओर इशारा करती हुई ये बैठक नजर आ रही है? मलूक जी, आप तो खुद एक सांसद हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा, दोबारा फिर दोहराता हूँ, कोरोना कार्यकाल की महामारी के बाद जैसे यूपी में किया कुछ भी हो सकता है। एक देश एक इलेक्शन, एक देश एक कानून, महिला आरक्षण और जो सबसे महत्वपूर्ण है 2 साल का समय, दोबारा दोहरा रहा हूँ, 2 साल का समय को 6 महीने कर दिया। हाँ की संख्या कितनी, ना की संख्या कितनी, पास, तो ये एक तरफ खींच करके ले जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। ये गठबंधन महागठबंधन करते रह जाएंगे। अभी समाजवादी के साथी ने, हमारे अनुराग भदौरिया ने एक अच्छी बात कही, 36% वोट है और जो 5.5 करोड़ के करीब बैठता है, इसका मतलब है कि उनका बिल्कुल वो ताल ठोक दिया उन्होंने कि अखिलेश जी प्रधानमंत्री होंगे। छत्तीसगढ़ की बात आती है, आप पार्टी कहती है कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री वहाँ भ्रष्टाचार कर रहा है। यहाँ दिल्ली में कांग्रेस की बैठक होती है और अलका लांबा जी निकल के बाहर कहती हैं हम दिल्ली में 7 की 7 सीटों पर लड़ेंगे। आज केजरीवाल जी कहते हैं हम हर प्रदेश में सीटें लेंगे। ये तो कुछ दिन के बाद आपस में लड़ करके मर जाएंगे। और उत्तर प्रदेश से देश का रास्ता जाता है, वहाँ हमारे 13.5%, हमारे बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल साफ है। इन्हें अब तैयारी करनी चाहिए। संसद में जो होने वाला है, हम सबको तैयारी करनी चाहिए। संसद में जो आने वाला है, संसद चले, संसद में हम अपने देश के सामने लेके आए, सरकार की कमियां टकरें, मेरे पास मुश्किल 1 से 1.5 मिनट है। मलूक साहब जी, आपने जिस तरफ इशारा किया, मैं चाहती हूँ एक 2 सेंटेंस में मुझे बता दें आप लोगों के मन में इस वक्त क्या चल रहा है। अनुराग जी, प्लीज 1-2 सेंटेंस में बताइए, क्या लगता है क्या होगा विशेष सत्र में? देखिए, विशेष सत्र में भारतीय जनता पार्टी चूंकि डरी सहमी हुई है, वो कुछ नहीं, वो हमें लगता है G20 के बाद वो अपनी बड़ाई तारीफ करने के लिए उन्होंने सत्र बुलाया है। इनको कुछ नहीं करना है, क्योंकि इंडिया की गठबंधन से डरी और सहमी भारतीय जनता पार्टी है। उनके समझ में नहीं आ रहा है। 2 सेंटेंस में बताइए क्या लगता है क्या होगा विशेष सत्र में?
नहीं, वो प्रधानमंत्री जी अपनी बेचैनी को व्यक्त करेंगे, वो आलोचना करेंगे विपक्ष की, जो उनकी पुरानी आदत है तुच्छ से तुच्छ भाषा का इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं है। ओके, राखी राठौर। काम ही ऐसा है विपक्ष का कि आलोचना के शिकार होंगे और इसीलिए जनता ने नकार दिया। देश हित में जो काम होंगे वो चर्चा होगी और निश्चित तौर पे देश को आगे ले जाने के लिए जो सोचा है प्रधानमंत्री जी ने वही चर्चा जो है पार्लियामेंट में होगी। मैं तो आप सबसे निवेदन करूंगी कि आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा, अपना पॉजिटिव। ओके, शक्ति सिंह यादव जी, क्या हो सकता है? रुबिका जी, न किसान की चर्चा होगी, न नौजवान की चर्चा होगी, न तारतर जो अर्थव्यवस्था है उसकी चर्चा होगी, न सरहद की चर्चा होगी, न आवाम की चर्चा होगी। चर्चा सिर्फ उन्हीं की होगी, भारतीय जनता पार्टी का, महिमा मंडन का, झूठ की खेती का, आप भी वही बात कह रहे हैं जो आपके दोनों साथी कह रहे हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, ओके, क्या हो सकता है? हमारे एनडीए के आदरणीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ देश के हित में उस दिन बात करेंगे। ऐसे फैसले होंगे जो आज आने वाले दिनों के लिए देश की जरूरत होंगे। ओके, मैं एक बार और कह दूं, 2024 आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है, इसको कोई रोक नहीं सकता। ओके, कृष्णा हेगड़े जी। मुझे लगता है कि 8-10 इम्पोर्टेंट बिल्स है वो पास होंगे और लोकहित और जनहित में काम होंगे। ओके, माधव जी। रुबिका जी, जो भी होगा देश हित में होगा, देश हित में होगा, देश हित में होगा। अब इन लोगों को जो सोचना है सोचते रहे, लेकिन देश हित में होगा। आप लोग सच्चे पक्के वाले राजनीतिज्ञ हैं। हाँ, कोई ऐसा नहीं था जिसने मुझे एकदम खबर वाली बात बताई हो। गोल गोल आप सबके सब घूमे हैं। बड़ा आनंद आया आप लोगों के साथ ये बहस करके। चर्चा में शामिल होने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल कुछ देर के लिए रुक रहे हैं। आप देखते रहिए भारत 24।